इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि गुबई सडनली रोंगरोंग को किस कर लेता है और इससे वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर इसके बाद गुबई काफी एम्बेरस्ड होकर अपनी हरकत के लिए उसे सॉरी कहता है और रोंगरोंग उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अभी काफी यंग हो तो मैं समझ सकती हूँ। फिर इसके बाद गुबई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उससे कहती है कि मैं थोड़ा प्रिपेयर होके आती हूँ अंदर से तुम्हारे बर्थडे के लिए, जबकि मैडम काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रही होती हैं जो भी कुछ अभी हुआ होता है उसको लेकर। फिर वो लिविंग रूम से भागती हुई बाथरूम की तरफ जाती है जहाँ पे वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है और यहाँ दूसरी ओर गुबई का भी काफ़ी बुरा हाल था। फिर इसके बाद खुद को प्रिपेयर करने के बाद जब वो फाइनली लिविंग रूम में आती है तो उसके हाथ में एक फाइल होती है जिसे देख के गुबई पूछता है कि आखिर ये किसकी फाइल है। फिर इसके बाद रोंगरोंग उसे बताती है कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एग्रीमेंट है। फिर यहाँ पे वो गुबई को सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन करने लगती है उस एग्रीमेंट की और बेचारा गुबई जो कि खुद उससे कुछ कहना चाह रहा था चुपचाप बैठा वहाँ पे सुन रहा। पहली कंडीशन तो ये होती है कि उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज की और सेकंड कंडीशन ये होती है कि भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज है पर मैरिज है तो वो जैसे एक नॉर्मल कपल रहता है वैसे ही रहेंगे, यानी कि पब्लिकली हाथ पकड़ सकते हैं, गले लग सकते हैं, किस कर सकते हैं। रोंगरोंग की बातें सुनकर गुबई हंस रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता है। फिर थर्ड कंडीशन होती है डिवोर्स को लेके और इसमें जब भी वो चाहें एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। ये बात सुनकर गुबई बिल्कुल सीरियस हो जाता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे कहता है कि बस करो, मुझे और आगे नहीं सुनना है। फिर वो उससे सीरियसली पूछता है कि क्या तुम ये एग्रीमेंट साइन करवाना चाहती हो मुझसे। तो रोंगरोंग रिप्लाई में हाँ में सिर हिलाती है। फिर गुबई उस एग्रीमेंट पे फाइनली सिग्नेचर करके उसे वापस दे देता है। वहीं दूसरी ओर हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि शिचेन के ऑफिस में होती है और उसकी बैम्बू स्टिक्स का ख्याल रख रही होती है। वो एक्चुअल में शिचेन से सॉरी बोलना चाह रही थी अपनी क्लब की हरकतों को लेके, पर जब वो उन बैम्बू स्टिक्स की केयर कर रही होती है तभी शिनचैन ऑफिस में आने वाला होता है। वो उसकी और उसके असिस्टेंट की आवाज सुनकर वहीं पे ऑफिस में छुप जाती है। शिचेन ऑफिस में एंटर करते साथ ही अपने बैम्बू स्टिक का प्लांट देखता है जो कि कहीं और रखा होता है और वो समझ जाता है कि उसके ऑफिस में कोई तो है। फिर इतने में उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जब चेक करने जाते हैं तो वहाँ से जिंगजिंग एक बार फिर से अपना मुंह छुपाकर भागने लगती है, पर इस भाग दौड़ के चक्कर में वो शिचेन के प्लांट को गिरा देती है और ये देख के वो वहीं पे रुक जाती है और सोचती है कि आज तो उसकी नौकरी गई। और फिर वो अपनी गलती के लिए सॉरी कहती है और शिचेन से कहती है कि क्या तुम मेरी बात मानोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हारे प्लांट की देखभाल करने के लिए आई थी। तो शिचेन उसे सिर्फ इस पे घूर के देखता है और प्लांट की तरफ देखता है जो कि ऑलमोस्ट डेड था। वहीं दूसरी ओर हमें रोंगरोंग को दिखाया जाता है जो कि बातों ही बातों में अपने असिस्टेंट से उगलवा लेती है कि वो उसके डैड के लिए भी काम कर रहा है और उसकी और गुबई की फोटो उसके डैड तक पहुंचा रहा है और इस चीज की पनिशमेंट के तौर पर वो अपने असिस्टेंट की 3 महीने की सैलरी काट लेती है। फिर इसके बाद वो सीधे अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो इस पे उसके डैड उसे काम डाउन होने के लिए कहते हैं और उससे अपने साथ चेस खेलने के लिए कहते हैं। तो इस पे वो उसे खेलने से मना कर देती है। तो वो कहते हैं मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे असिस्टेंट से बात कर रहा था। फिर वो बेचारा असिस्टेंट उन दोनों के बीच में पिस रहा होता है और फिर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है तो रोंगरोंग कहती है कि अगर बैठे ना तो जिंदगी में कभी नहीं बैठ पाओगे। ये सुन के तुरंत ही वो खड़ा हो जाता है। फिर रोंगरोंग वहाँ पे बैठती है और अपने डैड से कहती है कि उसने अब शादी कर ली है तो उनकी प्रॉपर्टी का 80% शेयर उसे मिल जाना चाहिए। इस पे उसके डैड कहते हैं कि लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी में तुम्हें हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब तुम जिन फैमिली के वारिस को जन्म दोगी, और अगर शिचेन ने तुमसे पहले शादी करके इस घर के लिए वारिस दे दिया तो उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये सुनकर रोंगरोंग काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से जो कहूंगी वो मेरे लिए वो करेगा, तो आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपको एक गुड न्यूज सुनाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोंगरोंग अकेली कार में बैठी हुई होती है और वो काफी टेंस्ड होती है कि आखिर वो अपने हस्बैंड को ये सब कुछ कैसे बताएगी। और फिर थक हार कर वो फाइनली घर पहुंचती है जहाँ पे गुबई उसका लैपटॉप यूज कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि वो उसका लैपटॉप यूज कर रहा होता है और उससे कुछ डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है एक पेन ड्राइव में। यहाँ पे गुबई एक बंदे से भी बात कर रहा होता है लगातार और उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे कि गुबई उसके लिए कोई काम कर रहा है। पर इतने में उसे डोर ओपन होने की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि रोंगरोंग घर आ चुकी है। तो वो जल्दी से पेन ड्राइव निकाल देता है और सब कुछ पहले जैसा कर देता है। और फिर रोंगरोंग जब उसके पास आके खड़ी होती है तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरा लैपटॉप क्यों यूज कर रहे हो। तो इस पे गुबई उसे काफी इनोसेंटली कहता है कि मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता है और मुझे अपना होमवर्क करना है। तो इस पे रोंगरोंग उसे कहती है कि रियली मेरा हस्बैंड जो कि अभी होमवर्क कर रहा है। और फिर धीरे से कहती है कि आखिर मैं उससे कैसे कहूँ कि मुझे एक बेबी चाहिए। फिर इसके बाद वो उसके लिए पासवर्ड खोलने वाली होती है लैपटॉप का, पर फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक नया लैपटॉप देती हूँ, वो ऑलरेडी यहाँ पे घर में पड़ा ही है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही अपना अपना लैपटॉप लेके अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोंग रोंग अलग ही लेवल पे चल रही होती है। वो यहाँ पे सर्च कर रही होती है गूगल में कि आखिर अपने से यंगर आदमी को कैसे डेट करना चाहिए। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जिंग जिंग एक कॉफी शॉप में काम कर रही होती है, जहाँ पे वो ये सोच के काफी ज्यादा परेशान होती है कि उसे तो आज जॉब से निकाल ही दिया जाएगा, क्योंकि उसने जो हरकत शिचैन के साथ की है उसके बाद वो उसे माफ नहीं करेगा। फिर इतने में शिचैन भी उस कॉफी शॉप में एंटर करता है और अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करने वाला होता है, पर इससे पहले ही जिंग जिंग उसे कॉफी ऑफर करती है अपनी तरफ से एज एन अपॉलजी। फिर उसके इंसिस्ट करने पे शिचैन वो कॉफी ले लेता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कुछ पे करने के लिए काउंटर के पास जा रहा होता है। ये बात जिंग जिंग नोटिस करती है और उसे रोकने के लिए भागकर उसके पास आती है और उसे पे करने से रोकने की कोशिश करती है, और इस चक्कर में उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और शिचैन उसे घूर कर देखता है कि अब उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। तो जिंग जिंग उसे माफी मांगने लगती है दोबारा से और कहती है कि अब मैं आपको मोबाइल खरीद के दे दूंगी, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। तो इस पे शिचैन उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ पावर बैंक लेने के लिए आया था और उसी के लिए पे कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हमें रोंग रोंग को दिखाया जाता है जो कि गुबाई के साथ रोमांटिक मूवीज देख रही होती है। वेल, अब मैडम को अपने घर वालों को वारिस जो देना था तो वो अपने काम पे लग जाती है। गुबाई भी उसके साथ मूवी देखने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो रोमांटिक मूवी एडिटेड होती है और उसमें कोई भी रोमांटिक सीन नहीं होता है। ये देख के वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और फिर खुद ही एक रोमांटिक सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है और फिर वो गुबाई को किस करने वाली होती है, पर यहाँ पे भी वो फेल हो जाती है क्योंकि उसे इस दौरान छींक आ जाती है। फिर वो गुबाई को सॉरी बोलती है और उसका फेस क्लीन करती है। फिर उसके बाद गुबाई उसे एक कॉफी शॉप में लेके जाता है जो कि जिंग जिंग का कॉफी शॉप ही होता है। वहाँ पे जिंग जिंग गुबाई को बताती है कि उसने एक और गॉसिप सुनी है रोंग रोंग को लेके। वो उसे बताती है कि उसने मिस जिन के बारे में सुना है कि उन्होंने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी कर ली है। वो गुबाई को ये भी बताती है कि वो लड़का अपनी ही यूनिवर्सिटी का है और वो उसे प्रपोज करने के लिए यूनिवर्सिटी भी गई थी। ये सुनकर गुबाई मुस्कुराने लग जाता है। फिर इतने में उनकी बातें सुन के रोंग रोंग भी वहाँ पे पहुंच जाती है और पूछती है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो। तो उसे वहाँ पे देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और गुबाई उसे बताता है कि ये बता रही थी कि तुम्हें एक छोटी उम्र का हस्बैंड मिल गया है। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि हाँ तो चलो मेरे हस्बैंड, यहाँ से चलते हैं और कॉफी पीते हैं। ये बात सुन के जिंग जिंग को काफी गहरा सदमा पहुंचता है। इसके बाद हमें बोनस पार्ट दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कल रात को गुबाई लैपटॉप में सर्च कर रहा होता है कि आखिर एक बड़ी लड़की को डेट कैसे करना चाहिए, यानी कि दोनों ही लिविंग रूम में बैठ के एक दूसरे को डेट करने के अच्छे तरीके सर्च कर रहे थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।